सर थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में हम लोगों को बताइए, कहाँ से बिलोंग करते हो आप? बैकग्राउंड तो मेरा ये है कि है नेटिव प्लेस तो अल्मोड़ा है, और अल्मोड़ा से आगे एक जगह है पाटिया। तो हम पाटिया के पांडे हैं एक्चुअली ओरिजिनली। तो अल्मोड़ा और पाटिया का जो रिश्ता है वो है, तो क्योंकि उस वक्त मेन सिटी तो काल अल्मोड़ा ही होता था। तो गांव खेतों में जो भी हमारी दादी बताती हैं कि जो भी वहाँ फसल वसल होती थी, अनाज होता था, वो सब लेके अल्मोड़ा ही आते थे। और हमारे जो दादा थे वो वहाँ डॉक्टर थे, काफ़ी मशहूर डॉक्टर थे। तो पिताजी मेरे 4 भाई थे, वो सब अल्मोड़े में पढ़े, वहीं बड़े हुए। और मैं पैदा हुआ काशीपुर में, जो तब यूपी में था, अब उत्तरांचल में। तो ये रहा कि बचपन मेरा ज़्यादातर मतलब हम फिर दिल्ली आ गए थे, मेरे पिताजी दिल्ली आ गए थे। और मेरे पिताजी एक तरह से उनको एक कुमाऊँ का गौरव कह सकते हैं, श्री देवकीनंदन पांडे, जो हिंदी के समाचार वक्ता थे और जिन्होंने पार्टीशन के बाद जो पहले ये कह लीजिए कि हिंदी के समाचार वक्ता थे। और वो एक अपने आप में इंस्टीट्यूशन रहे। और जहाँ तक बोलने का सवाल है, आवाज़ का सवाल है और भाषा पे एक कंट्रोल का सवाल है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे उर्दू हो, चाहे अंग्रेज़ी हो, और अपनी कुमाऊनी तो बोलते ही थे। तो इतनी महारत हासिल थी उन्हें। और वो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि अल्मोड़ा जैसी जगह में पले बड़े, वहाँ पर सब रहा, लेकिन उनकी भाषा में किसी भी तरह का कहीं, उनकी भाषा हर तरह जिस पे, जैसे हिंदी थी वो कभी भ्रष्ट नहीं हुई, अंग्रेज़ी वो बहुत अच्छी बोलते थे, उर्दू, ये सब उनको शौक था। और बड़े प्रतिभाशाली व्यक्ति थे वो। तो अब हुआ ये कि मैं पला बड़ा दिल्ली में, पर क्योंकि पिताजी ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली आ गए थे और वहीं पे रेडियो में ही थे, पूरा उन्होंने रेडियो को ही समर्पित कर दिया था अपने आप। तो मेरी परवरिश दिल्ली में हुई, और गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ से नाता बना रहता था। जाते थे छुट्टियों में, पहाड़ से नाता बनता था और फिर चले आते थे। तो ये एक कनेक्शन हमारा बचपन में रहा। और क्योंकि दादी वाले साइड अल्मोड़ा हो गई और हमारी जो मदर की साइड थी वो देहरादून में थी। तो अब ये सिलसिला चलता रहा, पहाड़ से लगाव भी रहा बहुत। और बाद में फिर ट्रैकिंग वैकिंग का शौक भी हो गया, तो ट्रैकिंग करने भी जाते थे, पिंडारी ग्लेशियर सब, बागेश्वर वगैरह सब खूब घूमे हम लोग। वो एक हॉबी सी थी हमारी एजुकेशन के साथ साथ। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण चीज़ ये हुई कि शुरू में ही मैंने करीब, जब मैं 8वीं क्लास में था, तभी मैंने जैसा मैंने बताया अपने पिताजी का जो उनका एक बहुत सी चीज़ तो उनसे विरासत में ही मिल गई। आवाज़ हो गई, एक थोड़ा सा लैंग्वेज को सीखने की, समझने की, बोलने की एक तहजीब। तो हम उनको देखते रहते थे, उनका तरीका देखते थे। जब वो रेडियो पर बोलते तब तो एक मनोरंजन का माध्यम सिर्फ रेडियो ही था और कुछ नहीं था, न टीवी था न कुछ था। और सिर्फ रेडियो ही लोग सुना करते थे, रेडियो के ड्रामे सुना करते थे, हवा महल आता था, तमाम प्रोग्राम्स आते थे जो रेडियो से जुड़े होते थे। रेडियो के नाटक होते थे, बड़े अच्छे नाटक आते थे, बड़े अच्छे कलाकार थे उस वक्त नाटक की दुनिया में, रेडियो नाटक की दुनिया। और बाकी बाहर लोग थोड़ा बहुत स्टेज करते थे, लेकिन स्टेज के नाटकों का ये था कि थिएटर करने वाले करते थे, लेकिन इक्का दुक्का नाटक हो गया, कहीं से फंड इकट्ठे कर दिए, टिकट लेके कोई ख़रीदने आता नहीं था। तो इस तरह का एक माहौल था पूरा। तो उस माहौल में हम जब बड़े हुए, और जब मैंने अपने भीतर एक अचानक इस बात का मुझे एहसास हुआ कि कहीं मेरे अंदर भी एक ये कह लीजिए ये एक अभिनेता बनने की इच्छा कहीं जागी। अब वो अभिनेता बनने की इच्छा जागी, लेकिन जैसे उस वक्त होता है कि आप पे कई लोगों का प्रभाव होता है। आप फिल्में देखते हैं, कुछ पुराने एक्टरों को देखते हैं, तो आप कहते हैं कि यार ये एक्टर, यार ऐसा कुछ होना चाहिए, यार ऐसा नाम होना चाहिए, यार ये देखो कितने बड़े कलाकार हैं। और उस ज़माने में थे ये सब दौर था जब दिलीप कुमार साहब और राज कपूर साहब ये सब थे नहीं था, लेकिन ये था कि करना तो है, अब कहाँ से शुरू करें, ये एक बहुत बड़ा सवाल था। तो कुछ समय तो वो समझने में ही निकल गया कि एक जगह क्या है। हालांकि आइडिया था कि 2 साल इंस्टीट्यूट में रह के इतना तो समझ में आ गया था कि भाई बम्बई नगरी अलग नगरी है,
काम काज कैसा है, स्टूडियो कुछ चंद नामी प्रोड्यूसर्स को लेते, नए लोगों को लेते हैं कि नहीं लेते। कहानियाँ सुनते थे कि भाई दफ्तर से दफ्तर धक्के खाने जाना पड़ता है, अपनी तस्वीरें लेके जाना पड़ता है कि देखिए साहब हम ये हैं, सो एंड सो हैं, ये हमारी तस्वीर है, हमने यहाँ से कोर्स किया हुआ है, पास आउट हैं, तो हमारा कुछ देखिए। और वो तस्वीर लेते थे, हाँ फ़ोटो रख जाइए, रख दिए। और कई बार वो फ़ोटो डस्टबिन में पड़ी होती थी। इस तरह का वो जो दौर था, वो दौर बहुत समझने वाला है, क्योंकि वो टाइम जो होता है ना, वो एक टेस्ट होता है। जब तक आपको कोई चीज़ ऐसी ना मिल जाए जिससे आप अपने काम को दिखा सकें। खाली तस्वीर देखकर मैं नहीं मानता कि कोई, आप खाली तस्वीर देखकर ये कह सकते हैं कि ये कैसा लगता है, बिल्कुल सही। कुछ अपील है कि नहीं है, इतना कह सकते हैं, लेकिन उसमें प्रतिभा है कि नहीं, उसको एक्टिंग आती है कि नहीं आती, उसको अभिनय आता है कि नहीं है। अगर गायक है तो तस्वीर देखकर आप नहीं कह सकते वो गायक है। तो तस्वीर एक आपको इतना बता देता है कि आदमी प्लेजेंट पर्सनैलिटी है, इसमें कहीं एक अपील है, बट उसके अंदर प्रतिभा है या नहीं, वो तस्वीर से नहीं होता। तो मेरा एक विश्वास था कि ये जो तस्वीरें देनी पड़ती हैं, ये जाते हैं दफ्तर में, मैं कहीं बड़ा संकोच होता था मुझे कि मेरी तस्वीर से ये प्रोड्यूसर क्या समझ लेगा, जबकि मेरा खुद ही ये बिलीफ था। तो मैं बड़ा संकोच करता था इस बात कि यार ये कैसे करेंगे, तस्वीर से ये मेरा क्या समझेंगे। खुद कह तो रहा हूँ मैं कि मैं वहाँ से हूँ, लेकिन वो उनको क्या पता चलेगा कि मेरी क्या प्रतिभा है और मेरे अंदर क्या छुपा है। तो ये मेरा कहीं एक अपना विश्वास था कि ये इससे नहीं होगा काम, लेकिन ये था कि कुछ सर्वाइव करने के लिए करना तो है। तो फिर मैंने रेडियो, जो मेरा पुराना रेडियो का अनुभव था, वो सब काम आया। उस ज़माने में रेडियो कमर्शियल हो चुका था, तो रेडियो कमर्शियल्स में करता था, रेडियो में वॉइसिंग करता था, कुछ रेडियो के प्रोग्राम्स थे वो करता था, फिल्म्स डिवीज़न की कमेंट्री करता था, टेलीविज़न में कुछ प्रोग्राम्स की कमेंट्री करता था, और टीवी नाटक करता था। 2-3 महीने में एक नाटक होता था, ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था, तो ब्लैक एंड वाइट नाटक होते थे, उसमें एकांकी भी होते थे और फुल फ्लेज नाटक भी होते थे। एक वीरेंद्र शर्मा थे, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के, वो यहाँ हिंदी ड्रामा प्रोड्यूसर्स थे, तो उनके साथ मेरा बड़ा अच्छा तालमेल था। वो मुझे मेरे टैलेंट को समझते थे, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छे काम दिए, बड़े अच्छे नाटक दिए करने को। और शाम के टाइम में मैंने तब तक इंडियन पीपल्स थिएटर ज्वाइन कर लिया था, तो मैं शाम को थिएटर में वहाँ करता था, रिहर्सल्स पे जाता था, और दिन में वो करता था। बाकी टाइम में रेडियो कमर्शियल्स करता था, जहाँ वॉइसिंग करके मुझे पैसे मिलते थे, तो जिससे मेरा रहना खाना, और वो एक शुरुआत हो गई। फिर जो मैंने बताया आपको ब्लैक एंड वाइट का ज़माना था, वो ब्लैक एंड वाइट जो टीवी में ड्रामे होते थे, उसमें एक मैंने ड्रामा किया था जिसका नाम था कलंक। 2 ही किरदार थे उसमें, और वो कलंक जब मैंने किया, अब जैसे कहते हैं ना कि आपके पीठ पीछे क्या हो रहा है, सितारे क्या खेल खेल रहे हैं, क्या चीज़ें हो रही हैं यूनिवर्स में, कॉस्मिक वर्ल्ड में, वो आपको पता नहीं होता, आप अपना काम करते रहते हैं। तो ऐसे ही मैंने अपना ईमानदारी से वो काम किया, वो नाटक निभाया, और उसमें मेरा काम बहुत अच्छा हुआ। तो ये जो फिल्म का जिक्र कर रहा हूँ मैं, धुआं, इनके जो डायरेक्टर थे दुलाल गुहा, उन्होंने इत्तेफाक से वो नाटक देखा। अच्छा, ओके। उन्होंने वो नाटक देखा, और नाटक देख के उन्होंने टीवी सेंटर से ये पता करवाया मुंबई वर्ली में कि ये कौन एक्टर है, कहाँ का है, और इसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है। उन्होंने मुझे वहाँ टीवी से उन्होंने मेरा नंबर दिया जहाँ मैं रहता था, और फिर मुझे ये फिल्म मिली। उन्होंने कहा कि हम एक अपनी प्रोडक्शन शुरू कर रहे हैं, और उसमें एक बड़ा अच्छा कैरेक्टर है। मैंने जब तुम्हारी परफॉर्मेंस देखी, मुझे लगा कि ही इज़ द राइट पर्सन फॉर दैट रोल। तो ऐसे मुझे वो पहली फिल्म मिली, धुआं। उसी बीच स्टेज पर मैं ड्रामे में कर रहा था, और स्टेज पर भी मेरा एक प्ले बहुत पॉपुलर हुआ उसी दौरान। उसका नाम था बकरी, वो इंडियन IPTA का प्ले था वो, और MS सत्यू साहब ने उसको डायरेक्ट किया था। उसमें भी हमारे कैरेक्टर की बड़ी तारीफ हुई, और बड़ा पृथ्वी थिएटर तब नया बना था, तो हम वहाँ परफॉर्म कर रहे थे। तो वहाँ पर सलीम जावेद साहब ने, इन लोगों ने वो नाटक देखा, ये बहुत बड़े राइटर थे उस ज़माने में। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने, जावेद साहब ने मुझसे कहा, उन्होंने मेरे काम की बड़ी तारीफ की, उन्होंने मेरा परिचय रमेश सिप्पी साहब से कराया। फिर रमेश सिप्पी साहब ने मुझे कहा कि देखें कि कैसे कैसे रोल आते हैं, अभी तो हम ये शान बना रहे हैं। और उनके ऊपर बात करेंगे आपकी। उत्तराखंड के कल्चर को अगर आपकी भाषा में एक्सप्लेन करना हो, तो उत्तराखंड का कल्चर कैसा है? देखिए, उत्तराखंड का कल्चर बहुत रिच कल्चर है,
बहुत ही रिच कल्चर है, बहुत ही उसकी एक अपनी खूबियाँ हैं, वहाँ के रीति रिवाज, हर चीज़ के पीछे एक अपना अर्थ है और वो इतनी पुरानी परंपरा है और जिसका मतलब वहाँ आप चले जाते हैं जो सही सही मायने में जब कहा जाता है कि देवभूमि है, ये ईश्वर की धरती है, इसका एहसास आपको वहाँ पहुँचते ही हो जाता है। वहाँ की हवा में, वहाँ के पानी में, वहाँ के लोगों में और हर चीज़ में वहाँ एक अलग ही वो है। लेकिन हमारे देश में एक सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये रहा कि जितने पर्वतीय क्षेत्र रहे और जिसमें से हमारा कुमाऊं और ये उत्तराखंड का इलाका है, यहाँ इतनी प्रतिभाएं, इतनी टैलेंट्स हैं, लेकिन वो पहाड़ की वादियों में ही कहीं खो जाते हैं। क्योंकि क्या होता है कि वहाँ से अब कहाँ जाएं, पढ़ लिख लेते हैं। एक ज़माने में तो अल्मोड़ा की लिटरेसी बिल्कुल केरला जितनी, लेकिन रोज़गार नहीं, क्या करें, काम नहीं। 100% लिटरेसी के बाद अगर आपके पास काम नहीं है तो वहाँ का यूथ करेगा क्या। और अच्छा, खेती बाड़ी के साधन, बाकी चीज़ें, वो गांव में जितनी खेती होती है उस खेती से तो खाली अपना घर भी नहीं चल पाता पूरा, या तो उसको ही बढ़ावा देते। तो कहने का मतलब ये है कि इतना गजब का प्रदेश होने के बाद प्रकृति का मतलब इतना अच्छा सौंदर्य, इतनी खूबसूरती, हर चीज़ में एक अलग ही उसका असर है, लेकिन आम दुनिया उस बारे में जानती नहीं। सर बेसिक उत्तराखंड तो जाते रहते होंगे आप, हाँ। ऐसी कौन सी जगह, मतलब जब भी आपको मौका मिलता है उस जगह जरूर जाते हैं उत्तराखंड, ऐसी कोई जगह आपकी मनपसंद जगह? देखिए, मैं कोई मनपसंद, मुझे सभी जगह बहुत पसंद है। अल्मोड़ा से आगे बिनसर, कौसानी मुझे बहुत पसंद है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। मैं पिंडारी ग्लेशियर गया और मुझे बागेश्वर बहुत पसंद है, बागेश्वर बहुत खूबसूरत जगह है। नैनीताल और ये भीमताल और ये जो इलाका है, पहले यहाँ जाया करते थे तो, लेकिन बाद में ये हो गया कि टूरिज़्म के नाम पर और जो दिल्ली से आसपास के लोग वहाँ पर आकर जिन्होंने जिसे कह लीजिए पहाड़ को नोच दिया है, जो उसकी प्राकृतिक जो उसकी खूबसूरती है प्रकृति की, उसको उस पर अटैक किया गया है। मतलब आप पर्यटन को बढ़ावा दीजिए, वो तो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि पर्यटन से ही एक प्रांत, मतलब उत्तराखंड जैसी खूबसूरत जगह में एक रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, पर्यटन के नाम पर उस जगह को कुचल दिया है। और जितने भी हिल स्टेशन जिनको हम बोलते हैं, हिल स्टेशन को जब आप बनाते हैं, मेरा ये अपना मानना है कि जब आप किसी भी हिल स्टेशन को बनाते हैं तो उसकी प्राकृतिक सौंदर्यता को वैसे ही रहने दीजिए। आप अपने आर्किटेक्ट को आप इस तरह से डेवलप कीजिए कि वहाँ का जो विकास हो, वहाँ के आसपास की चीज़ों को डिस्टर्ब किए बगैर, जो नहीं हुआ। जो आप देखिए कि आज आप भवाली से ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं, भवाली कितनी खूबसूरत जगह, 12 महीनों जहाँ मतलब मौसम कमाल का है। और मुझे भवाली बहुत, जैसे कह लीजिए, बहुत ही पसंद था। लेकिन इस बार मैं गया तो बिल्कुल ही मतलब ऐसा लगा कि कहाँ आ गया। अल्मोड़े में घुसा तो देखा कि बिल्कुल तोड़ दिया है, पहाड़ों को काट दिया है और क्या कर दिया है, उसकी जो खूबसूरती थी वो ख़त्म कर दी। ये देख के बड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि जब हम इतना एक प्रकृति को नष्ट करना बड़ा आसान है, लेकिन उसको दोबारा क्रिएट करना बहुत मुश्किल है, आप नहीं कर सकते। तो वो अच्छा, और क्रिएट अगर आपको, जो आपने नुकसान पहुंचा दिया है उसको अगर आप सुधारने की भी कोशिश करेंगे तो बड़ी मेहनत लगेगी। जो वृक्ष आपने तोड़ दिए वो आप फिर नहीं लगा सकते, जो चट्टाने पहाड़ आपने काट दिए वो नहीं कर सकते, सिर्फ इस नाम पे कि विकास हो रहा है, हम इसको पर्यटन का स्थल बनाना चाहते हैं। वो नहीं होता, वो कुछ सोच के किया जाना चाहिए था। ये मुझे बहुत आपत्ति है इस बात पे कि जिन्होंने भी इसकी कल्पना की है कि हम इसको इस तरह से पर्यटन स्थल बनाएंगे, वो कल्पना गलत है। इसलिए इस बात की बड़ी तकलीफ होती है मुझे। सर, इन फ्यूचर में आपको उत्तराखंड का टूरिज्म मिनिस्टर बनने का मौका मिले तो आप उत्तराखंड के टूरिज्म को कैसे प्रमोट करोगे सर, अगर आपको मौका मिलता है? देखिए, मुझे अगर उत्तराखंड का मौका मिलता है तो मैं, पहली बात तो ये जो जिस तरह का ये विनाश चल रहा है, जो हम
क्या कहते हैं, जितना हो गया डैमेज वो हो गया, उसको अब कुछ वापस, जैसा मैंने आपसे कहा कि जो नुकसान आपने प्रकृति को पहुंचा दिया उसको आप वापस नहीं ला सकते। लेकिन आप उसे कैसे ठीक कर सकते हैं, कितनी तरीके से वहां आप फोकस कर सकते हैं। अब आप देखिए केदारनाथ की और ये जो इतनी बड़ी त्रासदी हुई, कहाँ काम ही नहीं हुआ जो होना चाहिए था वापस। मुझे लोगों ने बताया कि वो चीज वापस आई नहीं अभी तक, लापरवाही हो रही, पैसा कहाँ जा रहा है जो लोगों के उसके लिए भेजा गया। तो हमें तो पहले इस चीज का ध्यान रखना है ना कि जो चीज जिस चीज के लिए अगर आप टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं तो वहां का जो आसपास का विकास है, जो उसकी नेचुरल चीज है, जिस चीज के लिए टूरिस्ट आना चाहे उसको अट्रैक्ट कीजिए ना। खाली माल रोड में आके घूमना वो टूरिज्म नहीं है। आप मैं दिल्ली से जाऊं अपना और नैनीताल की खाली माल रोड में घूमकर मैं आ जाऊं, तो मैं चाहूंगा कि जो अंदर की चीजें हैं, जो हमारे अंदर छुप, जो जिस कल्चर की मैं बात कर रहा हूँ, जो अंदर छुपा हुआ है, जो प्राकृतिक जगह हैं, उनको ऐसा बनाओ कि वहाँ लोगों के रहने की सुविधाएं हों और वहाँ एक उनका अप्रोचेबल, जहाँ एक आम आदमी दूसरे प्रांतों का आदमी आसानी से पहुंच सके और वो प्रकृति का आनंद भी ले सके, लेकिन प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। अभी जो सरकार है हरीश रावत जी की सरकार है जी, तो आपको उनकी गवर्नमेंट पॉलिसी कैसी लगती है सर उत्तराखंड? भाई अभी तो मुझे कुछ ठीक से पॉलिसी समझ नहीं आ रही कहीं की, क्योंकि कोई क्लैरिटी मुझे नहीं मिल रही है। बल्कि मैं उनसे बात भी करना चाह रहा हूँ और मैं शायद इस विषय में करूँगा भी बात, और ख़ासतौर में बात करूँगा अपने क्षेत्र की। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर हम अपनी अगर पहले एक सरकार इनिशिएटिव ले ले, क्योंकि मैं ज़्यादा बात करना चाहूँगा किसी भी उससे अपने कल्चरल उसको लेके। जैसा मैंने आपको बताया कि इतने अच्छे अच्छे नाटककार हैं, सब कुछ हैं, उनके लिए ऑडिटोरियम नहीं है। तो मैं सरकार से ये कहना चाहूँगा, हरीश जी से भी, कि वो कम से कम एक ऐसे लोग कि नैनीताल हो गया, अल्मोड़ा हो गया, आसपास की जो जगह हैं वहाँ अच्छे बहुत बड़े ऑडिटोरियम ना बनाओ, 300-400 की कैपेसिटी के, 500 की कैपेसिटी के अच्छे ऑडिटोरियम, एक अच्छे ऐसी जगह जहाँ लोग अच्छा सा नाटक कर सके, उनके वहाँ नाटक करने वालों को सुविधाएं दी जाए, नाटक एकेडमीज को बढ़ावा दिया जाए, और जो वहाँ क्रिएटिव काम कर रहे हैं उनके लिए रिहर्सल्स रूम, अब अगर आप एक ऑडिटोरियम बनाएंगे वहाँ रिहर्सल्स रूम्स भी बनाएंगे तो आदमी ड्रामा के रिहर्सल्स वहाँ कर सकता है। इसी तरह फिल्म का है, आप फिल्म के लोगों को बढ़ावा दीजिए, जो अच्छी कहानियाँ लाना चाहते हैं, हमारे पुराने जितने जो साहित्यकार हैं हमारे वहाँ के, उनकी कहानियों पे आप उनसे कहिए कि साहब एक अच्छी कहानी आप बनाइए जिसमें हमारी संस्कृति नजर आए। उसको हिंदी फिल्मों की स्टाइल का सीरियल फिल्म मत बनाइए, उसको टिपिकल हमारे, जिसमें हमारा वहाँ का फोक भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है, वो सारा फोक गान भी उसमें शामिल है और भजन कीर्तन भी था, इस तरह का एक बनना चाहिए। और अगर क्या है कि आप देखिए, अगर एक राइटर को एनकरेज मिलेगा ना तो धारावाहिक भी ऐसे ही बनने चाहिए, अपनी भाषा के बनने चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। शुरू में आप डेली सोप मत बनाइए, चलिए शुरू में आप वीकली बना दीजिए। आप ऐसा कर दीजिए कि साहब देखिए वीकली शो है, ये आज ये मिला जुला बुके है एक, जिसमें से 2 गढ़वाली सीरियल हैं, 2 कुमाऊनी सीरियल हैं, बीच में मिले जुले गाने हैं। आप पहाड़ी भाषा में न्यूज़ करिए, तो पहाड़ी, अब देखिए हम आउट ऑफ टच हो गए, हम पहाड़ी नहीं बोल पा रहे, बुरा लगता है, लेकिन अगर हम वहीं पहाड़ी भाषा में न्यूज़ पढ़ेंगे या प्रोग्राम करेंगे, कितना अपील करेगा वहाँ के लोगों को, खासतौर पे जो कल्चर अभी भी अंदर है उन अच्छा वहाँ तक फिर आप ये टीवी सेट्स पहुँचाइए, डिश की फैसिलिटीज़ दीजिए, ट्रांसमिशन की फैसिलिटीज़ दीजिए, ये सब काम करेंगे ना तो वहाँ बगैर किसी प्रकृति का नुकसान किए हुए वो आप घर घर टीवी आप पहुँचा सकते हैं। कोई बहुत मुश्किल काम नहीं, थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है, ऐसा मैं समझता हूँ।